longitudinal stress is constant. is constant. longitudinal stress क्या होगा? constant होगा. यहाँ पे ध्यान दोगे सब लोग. तो अगर मैं बोलूं ये आपका एक्सटर्नल पार्ट है, ये इंटरनल है. अब यहाँ पे तुम देखो थोड़ा मैं थिकनेस दिया हूं कंपेयर टू द प्रीवियस वन. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे दोस्त देयर विल बी अ इनर रेडियस, देयर विल बी अ इनर रेडियस एंड देयर विल बी द आउटर रेडियस. एग्री करोगे? देयर विल बी इनर रेडियस आर आई एंड देयर विल बी आउटर रेडियस आर आउटर. ठीक है, क्लियर है बात? अब देखो आप सब लोग, आपका सॉलिड पोर्शन कौन सा होगा? वेयर विल बी द सॉलिड पोर्शन? ये पोर्शन, ये पोर्शन आपका क्या होगा? दिस इज द सॉलिड पोर्शन, राइट? ये आपका सॉलिड पोर्शन होगा ना. मेरे दोस्त आपका लीड क्या होना चाहिए? आपका लीड क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए. द लीड मस्ट बी क्लोज. और मान ले कि इंटरनल प्रेशर लग रहा है, मान ले कि इंटरनल प्रेशर लग रहा है ऑफ पी, इंटरनल प्रेशर लग रहा है पी. तो मेरे दोस्त यहाँ पे अगर हम बात करें बर्स्टिंग फोर्स, तो बर्स्टिंग फोर्स क्या होगा? व्हाट विल बी द बर्स्टिंग फोर्स? व्हाट विल बी द बर्स्टिंग फोर्स? बोलो यार, बर्स्टिंग फोर्स क्या लिखोगे? सेक्शन ऐसे कट करो, समझ आ जाएगा. पी इंटू एरिया. एरिया क्या है? कैन राइट द एरिया इज नथिंग बट पाई इंटू आर इंटीरियर का स्क्वायर, पाई इंटू आर इंटीरियर का स्क्वायर. और अगर मैं बात कर रहा हूं रेजिस्टिव फोर्स, तो रेजिस्टिव फोर्स क्या हो जाएगा? दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इनटू कितने एरिया पे लग रहा है, कितने एरिया पे लग रहा है. कैन यू राइट इट एज पाई इंटू आर आउटर स्क्वायर माइनस आर इंटीरियर स्क्वायर? टेल मी यस और नो. अब यहाँ पे थिकनेस नहीं है मेरे दोस्त, यहाँ पे थिकनेस नहीं है. तो यहाँ पे हम क्या दिख रहा है? बर्स्टिंग फोर्स इज इक्वल टू रेजिस्टिंग फोर्स. और इससे हमको क्या समझ में आया कि भाई P इंटू पाई इंटू आर इंटीरियर स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू सिग्मा एल इंटू पाई इंटू आर आउटर स्क्वायर माइनस आर इंटीरियर स्क्वायर. तो यहाँ से पाई पाई चला गया, आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या हो गया? इट इज P इंटू आर इंटीरियर स्क्वायर अपॉन आर आउटर स्क्वायर माइनस आर इंटीरियर स्क्वायर. सो दिस इज योर वैल्यू. इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो. चलो नोट करोगे थ्रू आउट द थिकनेस पार्ट, क्योंकि ज्यादा थिक है तो आपको ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या दिखेगा? कांस्टेंट दिखेगा, ये वेरिएबल नहीं है. ठीक है, और ये हमने नहीं बोला, लामी साहब ने बोला. तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनसे आगे लड़ना कि क्यों यूनिफॉर्म बोला. ऊपर. लेकिन एक मेरे को अभी भी तुम लोग से नाराजगी है, तुम लोग मॉर्निंग क्लास नहीं कर रहे हो. इवन जो लोग लाइव नहीं कर पाए थे वो रिकॉर्डेड भी नहीं देख रहे हो. जो लाइव नहीं कर पाए थे वो रिकॉर्डेड भी नहीं देख रहे हो. वेरी बैड. बहुत लोग नहीं देखे बेटा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ. बहुत लोग नहीं देखे. इट्स वेरी बैड. क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत क्लियर बोल रहा हूँ दोस्त, कितना भी पढ़ लोगे ना, अगर आपका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है, अगर आपका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं है ना, सब बेकार है, सब बेकार है. ठीक है, तो इट्स अ रिक्वेस्ट. जो नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वेल एंड गुड. जो नहीं कर रहे हो, मैं अभी भी आपको बात बोल रहा हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ने से रिजल्ट नहीं आएगा. अगर आप मेरी क्लासेस अटेंड करते हो पीवाईक्यू की, तो जो लोग अटेंड करते हो बताना क्या आपके रेगुलर को बनाने में और इसको बनाने में अंतर है. आप जो रूम पे बनाते हो उसके बाद जब आप क्लास अटेंड कर रहे हो पीवाईक्यू वाली, तो क्या आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रहा है वहां पे? तो मेरे दोस्त इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज 100 में जो गलतियां की हैं वो जियोटेक में रिपीट मत करना. ठीक है, जो गलतियां आपने 100 में की है वो गलतियां जियोटेक में मत दोहराना, नहीं तो प्रॉब्लम में आ जाओगे. ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? फिर मत बोलना सर कि आपने पढ़ाया लेकिन क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्योंकि यार देखो क्वेश्चन उन्हीं से नहीं बनेगा जो मेरा अप्रोच फॉलो नहीं कर रहे हो. ठीक है, पीवाईक्यू सेशन तुरंत भी स्टार्ट मैंने नहीं किया था, आपने अगर देखा होगा तो सॉन्ग का पीवाईक्यू मैं बाद में स्टार्ट किया हूं और ऑलमोस्ट आपका सारा पीवाईक्यू कंप्लीट हो चुका है. ऑलमोस्ट आपका सारा पीवाईक्यू कंप्लीट हो चुका है गेट का. ठीक है, सेम हम जियोटेक में चलेंगे, तुरंत में पीवाईक्यू स्टार्ट नहीं करेंगे. ठीक है, तुरंत में आपका पीवाईक्यू स्टार्ट नहीं होगा. पहले आपका डीपीपी वाला सेशन जैसे चलेगा और आफ्टर 4 to 5 चैप्टर्स मैं पीवाईक्यू स्टार्ट करूंगा. हाँ, एसी का पीवाईक्यू कराऊंगा, एसी का पीवाईक्यू करवाना है. ठीक है, तो एक चीज आप लोग को ध्यान से समझो यार कि डोंट टेक इट कैजुअली ना, कैजुअली लोगे तो प्रॉब्लम है यार. चलो अब अगला हम बात करें क्या? हुप स्ट्रेस. हुप स्ट्रेस इन हिस्ट्री कोर्स में टी क्यों नहीं आया? अबे थिन वेसल में तो, अरे तो भैया थिन नहीं है, ठीक है ना, थिकनेस सफिशिएंट है. जब थिकनेस सफिशिएंट है तो इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस ले लेना. ठीक है, देखो मैं आपको बहुत क्लियर बोल रहा हूं, 100 में आपके न्यूमेरिकल्स में फॉर्मुलेस बहुत कम होते हैं, मोस्टली कॉन्सेप्चुअल है. ठीक है, तो क्योंकि क्लास में कॉन्सेप्ट इतने आपने बनाए रहते हो कि उसमें अप्लाई हो जाता है. एक चैप्टर में इशू था वो डिफ्लेक्शन था, तो मैंने डिफ्लेक्शन को इन डिटेल, पैंटून्स का क्वेश्चन हो गया या आपका बेंच शेप का क्वेश्चन हो गया, किसी भी तरीके का क्वेश्चन था सब मैंने करवा दिया क्या? यस. तो हर तरीके का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं पीवाईक्यू में, जो आपका सेशन हुआ स्पेशल पे. यार किसके लिए कर रहे हैं? आप ही लोग के लिए कर रहे हैं, बट प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट. आपको मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के रिजल्ट नहीं आता. बिना मेहनत किए रिजल्ट नहीं आता दोस्त, ये चीज आपको समझना पड़ेगा. सो हुप स्ट्रेस इन थिक सिलेंडर. अब देखो आपको याद होगा, आपको याद होगा, ठीक है, आप ध्यान दीजिए. आपको याद होगा कि मैंने थिक सिलेंडर में क्या बोला था कि थिक प्रेशर वेसल में आपका हुप स्ट्रेस थ्रू आउट द थिकनेस कांस्टेंट नहीं है. याद है? कल के लेक्चर में अगर आपने, जब हम हुप स्ट्रेस पढ़ा रहे थे तो वहां पे मैंने एक बात बोला था कि इट इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट द थिकनेस. राइट, देखिए आप, इन थिक प्रेशर वेसल, इन थिक प्रेशर वेसल या थिक सिलेंडर, सिलेंडर
hoop stress varies parabolically या hyperbolically along thickness and is given as कैसे दिया भैया? ये किसने दिया? ये दिया आपको लैमी साहब ने। क्या बोला? सिग्मा एच इक्वल टू बी बाई एच स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस ए, बी बाई एच स्क्वायर प्लस ए। वेयर व्हाट इज ए एंड बी? वेयर ए एंड बी आर लैमीज कांस्टेंट and what is x? distance of any fiber from center of cross section ठीक है यार। अब ये बी और ए कैसे निकलेगा समझाते हैं, कैसे वैल्यूएशन बनेगा वो भी बताते हैं, बट फिलहाल के लिए ये लिखें, ठीक है? फिलहाल के लिए ये लिखें। नहीं, इसका डेरिवेशन नहीं बेटा, ये क्वेश्चन उन्होंने दिया बस, राइट। अब इसी तरह हम आते हैं किसके लिए? रेडियल स्ट्रेस इन थिक सिलेंडर। तो यहां भी आपका वेरिएशन क्या होगा? इन थिक सिलेंडर, यहां भी वेरिएशन क्या हाइपरबोलिक है? इन थिक सिलेंडर रेडियल स्ट्रेस varies hyperbolically and is given as क्या बोला इन्होंने भैया? जो रेडियल स्ट्रेस होगा इट इज नथिंग बट इक्वल टू बी बाई एच स्क्वायर माइनस ए, तो ये लैमी साहब ने ये तो बात बोली। अब इसके बेसिस पे लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है दोस्त? ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है दोस्तों? बोलो क्या? फटाफट नोट कर लो पहले। डन, साथ नोट कर रहा था, हो गया? नोट करिए। हो गया अमित? चलिए देखिए अमित, सो नाउ ड्यू टू इंटरनल प्रेशर कैसा प्रेशर बात करें? इंटरनल प्रेशर बात करें। देखिए आप सब, ओके। सो माय डियर फ्रेंड, इंटरनल प्रेशर लग रहा है, इंटरनल प्रेशर लेट अस से P। सो ड्यू टू दिस आपके इनर फाइबर पे रेडियल स्ट्रेस कितना है? बताओ यार, ये चीज आप ऑलरेडी पढ़ा दी आपको। ड्यू टू इंटरनल स्ट्रेस अगर P का मेरा प्रेशर लग रहा है तो इनर फाइबर पे आपका रेडियल स्ट्रेस कितना P है? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एट X इज इक्वल टू R इंटीरियर सिग्मा रेडियल इज इक्वल टू P? यस बोलोगे? यस। ऑल्सो तो यहां से आप क्या लिख दोगे? सिग्मा आर हो गया आपका किसके बराबर? P के बराबर। B बाई H बराबर क्या हो गया? R इंटीरियर का स्क्वायर, और इधर क्या हो गया? माइनस ए हो जाएगा। ये आपका पहला इक्वेशन है। तो मेरे को एक और इक्वेशन चाहिए होगा, मेरे पास दो अननोन है यार, तो एक और इक्वेशन क्या लिखे बताओ? एट X इज इक्वल टू R आउटर सिग्मा रेडियल क्या होगा? इट इज इक्वल टू 0। तो यहां पे 0 बराबर B बाई R आउटर स्क्वायर माइनस ए, तो यहां से A बराबर क्या आ गया दोस्त? A बराबर आ गया B बाई R आउटर का स्क्वायर। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। तो दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व हो जाएगा, सो फ्रॉम 1 and 2 P बराबर B बाई R इंटीरियर स्क्वायर माइनस B बाई R आउटर स्क्वायर। तो यहां से आपका B बाहर R आउटर स्क्वायर माइनस R इंटीरियर स्क्वायर डिवाइडेड बाई R आउटर स्क्वायर इनटू R इंटीरियर स्क्वायर, दिस मल्टीप्लाई विद B, दिस इंप्लॉइज B बराबर P इनटू R आउटर स्क्वायर इनटू R इंटीरियर स्क्वायर अपॉन R आउटर स्क्वायर माइनस R इंटीरियर स्क्वायर। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? B समझ आ गया? अब B आ गया तो A भी आ गया, A क्या हो गया? B बाई R आउटर, तो ये R आउटर कट जाएगा, P इनटू R इंटीरियर स्क्वायर डिवाइडेड बाई R आउटर स्क्वायर माइनस R इंटीरियर स्क्वायर। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? बोलेंगे? तो वैसे ये स्टैंडर्ड होगा, स्टैंडर्ड के लिए बना देंगे। ये रटने वाला चीज है क्या? नहीं, ये रटने वाला चीज नहीं है। डोंट हैव टू समझा हुआ है तो मैं अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। बस आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है? बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करो, आ जाएगा, ठीक है? तो मेरे दोस्त, अगर मैं रिलेशन को समझूं तो अकॉर्डिंग टू दिस माय डियर फ्रेंड, अगर मैं रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिकनेस बनाता हूं तो आपको यहां पे वैल्यू क्या मिल रहा है? P मिल रहा है, और इट इज हाइपरबोलिक, और डिक्रीज होकर कहां पहुंच रहा है? 0। सो दिस इज योर वेरिएशन, हाइपरबोलिक वेरिएशन फॉर रेडियल स्ट्रेस सिग्मा आर डिस्ट्रीब्यूशन। कोई डाउट इसमें? सिग्मा डिस्ट्रीब्यूशन में कोई डाउट किसी को? बोलो यार, नहीं पता? अब देखो अगर मेरे को कोई बोल रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सिग्मा एच एंड सिग्मा आर, तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं? सिग्मा एच और सिग्मा आर को माइनस कर दो। आपके पास इक्वेशन क्या था? सिग्मा एच इज इक्वल टू बी बाई एच स्क्वायर प्लस ए, सिग्मा आर
इज इक्वल टू बी बाई एच स्क्वायर माइनस ए, यही रिलेशन था। सो अगर हम क्या कर रहे हैं, 1 को 1 माइनस 2 कर रहे हैं, तो 1 माइनस 2 में हमको क्या मिलेगा, सिग्मा एच माइनस सिग्मा आर, दिस इज इक्वल टू 2 है। वेरी गुड। तो यहां से सिग्मा एच बराबर क्या हो गया, सिग्मा आर प्लस 2 होगा क्या, ए इज अ पॉजिटिव टर्म, राइट, ए इज अ पॉजिटिव टर्म। तो मेरे दोस्त यहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, देखो जहां पे p है, जहां पे p है वहां पे p प्लस 2 होगा, जहां पे 0 है वहां पे 2 होगा, और वेरिएशन क्या हो गया, द वेरिएशन इज हाइपरबोलिक। वेरिएशन क्या हो गया, द वेरिएशन इज हाइपरबोलिक। मजा आया, मजा आया, बोलो। सो दिस इज योर सिग्मा एच डिस्ट्रीब्यूशन। ये किसमें दिख रहा है, इंटरनल प्रेशर में। एक्सटर्नल में अपोजिट हो जाएगा, एक्सटर्नल में अपोजिट हो जाएगा, यस, दैट्स ऑल फ्रॉम इंटरनल, दैट इज थिक प्रेशर। मैंने कल आपको 1 घंटा बोला था, मैंने कल आपको 1 घंटा मांगा था आपसे कल, यार 1 घंटा और लगेगा, न्यूमेरिकल कराऊंगा, ये कराऊंगा। देखो 1 घंटा है, 1 घंटा 30 मिनट हुआ है। चल, हाँ सेकंड, चल प्लीज नोट फर्स्ट। और समझ चुके होगे कि ये जो समय का खेल है ये ऐसे ही तो आया नहीं होगा, बोलो यार, ये जो समय का खेल है ये ऐसे ही तो आया नहीं होगा। ये हो गया नोट सबका, चल इसको नोट करेंगे। अब आप ये इसके क्वेश्चंस आपको कहां मिलेगा, ईएससी में मिल जाएगा, इसके क्वेश्चंस आपको स्टेट एग्जाम्स में मिल जाएंगे, ठीक है, तो आपको इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, खासकर इसका हाइपरबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन से सवाल आते हैं। तो एक बार सवाल में जरूर पढ़ लेना कि इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, ठीक है, एक बार सवाल में ये जरूर पढ़ लेना कि इंटरनल है कि एक्सटर्नल है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया सबका, यस, चलिए गुड गुड। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर, व्हाट इज द चैप्टर नंबर 12, स्प्रिंग्स। देखो पहले स्प्रिंग्स का इतना वेटेज नहीं था, गेट में स्प्रिंग के क्वेश्चंस आने के चांसेस नहीं होते थे, ठीक है, और हम पढ़ाते भी नहीं थे। अगर तुम मेरा 2020 का लेक्चर देखोगे तो उसमें मैंने स्प्रिंग पढ़ाया ही नहीं है, ठीक है, बट विद टाइम आपके रिसेंट ईयर्स में गेट में ईएससी में स्प्रिंग के क्वेश्चंस बड़े हैं, ठीक है। तो यस, अगर वहां बढ़ा तो हमको भी बढ़ाना पड़ेगा, यस और नो, वहां पे हमको भी अपना पार्ट, मैंने क्या बोला, इट इज ऑल अबाउट अपडेटिंग योर कंटेंट, तो स्प्रिंग हमको पढ़ाना पड़ा, फिर स्प्रिंग पढ़ाया। देखिए अब स्प्रिंग क्या होता है, कुछ नहीं यार, स्प्रिंग हम बचपन से पढ़ते आए हैं। अगर आप स्प्रिंग की बात करोगे तो एक जनरल फॉर्म ऑफ स्प्रिंग तो यही है भाई, हाँ, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ स्प्रिंग। तो इफ आई से आई अप्लाई एनी लोड, इट मे बी कंप्रेसिव, इट मे बी टेंसाइल, तो उसके कारण क्या होगा, योर स्प्रिंग गेट कंप्रेस, योर स्प्रिंग गेट कंप्रेस, और ये क्या हुआ, एक डिफॉर्मेशन आपको यहां पे दिखा, कैन सी द डिफॉर्मेशन। सो द स्प्रिंग हैज अ स्टिफनेस ऑफ k, तो ये डिफॉर्मेशन कितना हुआ, अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो जो भी फोर्स लगा था, डिफॉर्मेशन की बात करें, जो भी फोर्स लगा था अपॉन स्टिफनेस, राइट, force upon stiffness, this is your deflection. Now since the load is within the proportionality limit, so if you remove the load, अगर आप लोड को रिमूव करोगे तो it will come back to its original position, if you remove the load it will come back to its original position, yes, एकदम सही बात है सर। Now next part is, जब आपने लोड लगाया तो ये लोड आपने ग्रेजुअल लगाया था मेरे दोस्त, ये जो आप लोड लगा रहे हो ये लोड सडन लोड तो है नहीं, दिस लोड इज अ ग्रेजुअल लोड। सो नाउ माय डियर फ्रेंड, व्हेन यू अप्लाई द लोड, तो इस लोड के कारण जब स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है तो एक वर्क डन एक्सटर्नल हुआ है, there is external work done, and this entire external work done is stored in the body in the form of internal energy, इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी, ये मानते हैं there is no loss of energy, right, there is no loss of energy। अब जब ये वापस से रिकवर होगा तो जितना भी एनर्जी भैया आपके पास, जब आपने एक्सटर्नल वर्क किया तो एनर्जी स्टोर हुआ, तो जब आप लोड रिमूव कर रहे हो तो ये वापस क्यों आ रहा है भाई मेरे, जब ये वापस क्यों आया, सोच के देखो जरा, जब आपने एक्सटर्नल लोड लगाया तो इसका जो वर्क डन हुआ ये स्प्रिंग में जाके स्टोर हो गया, यस और नो, ये स्प्रिंग में जाके स्टोर हो गया। तो जब तुम लोड रिमूव किए तो जो स्टोर्ड एनर्जी है वो क्या होना चाहिए, वो अपना काम करना चाहिए, वो जो स्टोर्ड एनर्जी वो क्या होना चाहिए, वो एग्जिट करना चाहिए, वो बाहर निकलना चाहिए, एनर्जी को कभी बांध के नहीं रख सकते ना, यस, जैसे उसको जगह मिलेगा वो एक्सपैंड करना चाहिए, वो उड़ना चाहिए, राइट। तो मेरे दोस्त जैसे तुमने लोड हटाया एनर्जी विल ट्राई टू डिसिपेट, जिसके कारण इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, क्लियर बात, क्लियर बात, यस। तो ये बातें तो आप ऑलरेडी जानते थे बट काम में बताना तो बता दिया। व्हाट आर स्प्रिंग्स, these are the structural elements, structural elements which deforms under application of external load, external load, and come back to its original position, original position once the load is removed, once the load is removed, once the load is removed, ठीक है। अगला बात, अगला बात, the next part is my dear friend, when spring is deformed, spring is deformed and external work is done, and external work is done, and this work
is stored in the body in the form of internal energy referred as strain energy अब देखो यहाँ पे इसको हम u से डिनोट करते हैं, तो u बराबर हम क्या लिखेंगे? अगर हम एक सिंपल बात करें तो u बराबर हम क्या लिखेंगे? हाफ इनटू लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट। यस और नो? यस। तो मेरे दोस्त F इज व्हाट? नथिंग बट k डेल्टा, राइट? तो फॉर्मूला क्या हो गया? हाफ इनटू k डेल्टा स्क्वायर। यही फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हो स्प्रिंग के लिए, एनर्जी के लिए, स्प्रिंग के एनर्जी के लिए यही फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हो, बोलो क्या? हाफ k डेल्टा स्क्वायर। तो सर कोई भी चीज ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते, बस उसको आपको एक जगह करना है, राइट? तो फटाफट नोट करेंगे, देन वी कम टू द टाइप्स ऑफ स्प्रिंग, डन, गुड। चल, सबका हो गया दोस्त? ओके, गुड। So now look at the types of spring. देखिए यहाँ पे, तो टाइप्स ऑफ स्प्रिंग में सब देखो, मैंने आपको क्या बोला था? प्रिंसिपल स्ट्रेस तक आपने बेसिक्स करे, अब आगे जितना भी पढ़ोगे इसी से सब इंटरलिंक होंगे। बोला था आपको ये बात, आगे तुम जो भी पढ़ोगे सब इसी से लिंक होगा। देखो हमें, सो टाइप्स ऑफ स्प्रिंग में दो पार्ट है। सबसे पहला आपका हेलिकल स्प्रिंग, और दूसरा है आपका लीफ और लैमिनेटेड स्प्रिंग, ठीक है? तो मेरे दोस्त हेलिकल स्प्रिंग को फर्दर दो पार्ट में बांटा गया है। एक है आपका क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, और दूसरा है आपका ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग। तो दो तरीके का स्प्रिंग आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक आपका क्लोज कॉइल, एक आपका ओपन कॉइल। तो कैन सी द हेलिक्स, कैन सी दिस हेलिक्स, राइट? सो ये जो आपको स्प्रिंग दिख रहा है, ये आपका क्या है? दिस इज योर क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, ये वाला, ठीक है? दिस इज योर क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। और ये वाला क्या हो गया दोस्त आपका? दिस इज योर ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग। अब समझेंगे सब लोग यहाँ पे ध्यान से, कैसे हम डिसाइड करते हैं क्लोज कॉइल ओपन कॉइल? देखो यहाँ पे एक आता है हेलिक्स एंगल। क्या आता है? देयर इज अ टर्म दैट इज हेलिक्स एंगल। तो कैसे निकालेंगे हेलिक्स एंगल? देखिए, फ्रॉम वन टर्न टू अनदर टर्न, फ्रॉम वन हेलिक्स टू अदर हेलिक्स, देयर इज अ गैप। इस गैप को हम क्या बोलते हैं? पिच। वी सी द गैप एज अ पिच। और ये जो सर्कुलर पार्ट है, ये जो स्प्रिंग का जो सर्कुलर पार्ट आपको दिख रहा है, इसका एक टर्न इज द सर्कमफेरेंस, राइट? तो समझोगे यहाँ पे टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज योर हेलिक्स एंगल। यहाँ पे टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज योर हेलिक्स एंगल। देखो यहाँ पे सब ध्यान से, यहाँ पे टर्म डिफाइन करते हैं फाई। व्हाट इज दिस फाई? फाई स्टैंड्स फॉर हेलिक्स एंगल। नाउ व्हाट इज दिस हेलिक्स एंगल माय डियर फ्रेंड्स? इट इज गिवन बाय पिच बाय सर्कमफेरेंस। तो मेरे दोस्त समझोगे यहाँ पे ध्यान से, अगर आप यहाँ बात करो, अगर आप ये इसका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, तो मेरे दोस्त फ्रॉम द सेंटर, ये जो दूरी है, दिस इज ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ठीक है? तो पिच बाय सर्कमफेरेंस क्या हो गया? पिच हो गया पी, दिस इज द पिच, और सर्कमफेरेंस क्या हो गया? इट इज नथिंग बट 2 पाई आर। एक टर्न में जो दूरी कवर कर रहा है, दैट इज 2 पाई आर। सो दिस इज पी, दिस इज 2 पाई आर, ठीक है? tan थीटा बड़ा छोटा है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे इन अ क्लोज कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग क्या लग रहा है? हेलिक्स एंगल ज्यादा होगा कम होगा? इन अ क्लोज कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग क्या लग रहा है? हेलिक्स एंगल ज्यादा होगा कम होगा? कम होगा, वेरी गुड। तो ये जो हेलिक्स एंगल है, दिस इज लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री, दिस फाई इज लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री। और यही अगर मैं ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग बोल रहा हूं, सो इन द ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग द हेलिक्स एंगल इज ग्रेटर देन 10 डिग्री। एकदम बेसिक बात अभी आपको बताया, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। लीफ और लैमिनेटेड आगे दिखा रहे हैं, अभी के लिए कोई डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है? चलिए, आपको इतना नहीं बनाना है, आप बस टाइप्स ऑफ स्प्रिंग लिखिए, एक में हेलिकल दीजिए, इसमें दो पार्ट दीजिए, दूसरा आपका ये दीजिए क्लोज कॉइल्ड। आप फर्दर लिखिए हेलिक्स एंगल क्या होता है, क्लोज कॉइल्ड में क्या मिलेगा, ओपन कॉइल्ड में क्या मिलेगा। चलिए जल्दी नोट करेंगे। जल्दी नोट करेंगे। किसी को अपने प्रेजेंटेशन में कोई इमेज निकालना है, ठीक है? किसी को आप लोग को मान लो कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो और पीपीटी में कोई इमेज डालना है, 3D इमेज डालना है। अब अगर तुम गूगल पे सर्च कर रहे हो तो क्या हो रहा है, उसमें बैकग्राउंड आ रहा है ना। अब बैकग्राउंड आ रहा है तो वो बैकग्राउंड तो पीपीटी में डालोगे तो वाहियात लगेगा, ठीक है? तो उसका एक शॉर्टकट होता है जिसमें तुम्हारा बैकग्राउंड तुम हटा देते हो, बैकग्राउंड तुम्हारा गायब हो जाएगा। देयर इज अ साइट। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया मोहम्मद। सो यू कैन यूज दैट साइट प्रेजेंटेशंस अच्छे बनाने के लिए। अब जैसे मैंने ये इमेज क्या किया, मैंने गूगल से उठाया,
गूगल से उठाने के बाद मैंने क्या कर दिया, अपलोड कर दिया, ठीक है, वहां पे